आलू क्लॉ क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आज आईपीसी का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 12 जो सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में है। इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आपको सिक्का आधा चैप्टर माने समझ लीजिए कुछ सेक्शन उसमें सिक्के से रिलेटेड है और कुछ इसमें सरकारी स्टाम्पों से रिलेटेड है। तो आज जो हम ग्रुप ऑफ सेक्शन पढ़ रहे हैं वो 230 से 235 तक है। 230 में सिक्के को परिभाषित किया गया है। भारत में सिक्का, भारतीय इस विधि में सिक्का और भारतीय सिक्का दोनों को अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया है। 230 धारा केवल परिभाषा के बारे में प्रावधान करती है, किसी दंड का प्रावधान नहीं करती। तो सबसे पहले आपको ये बताएगा इस सेक्शन कि सिक्का क्या होता है, भारतीय सिक्का क्या होता है। देखिए, सिक्के के बारे में हमारे आईपीसी के इस सेक्शन में लिखा है कि तत्समय माने जो अभी समय चल रहा है उसमें कोई धातु है। सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, धातु की बात कर रहा है तो कोई धातु है जो इस समय पे माने तत्समय धन के लिए उपयोग में लाई जाती है। और या नहीं, और तो धातु होना जरूरी है और धन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली धातु हो, और क्या हो, जिसे राज्य या संपूर्ण प्रभुता संपन्न शक्ति, ये संपूर्ण प्रभुता संपन्न शक्ति को आप संविधान में पढ़ते हो जिसे सोवरेन कहा जाता है। संपूर्ण प्रभुता संपन्न शक्ति का मतलब होता है जिसके पास इस तरह के धातु के बने हुए सिक्कों को प्रचलन में लाना प्राधिकृत कर सकता है, जो एक ऐसी शक्ति रखता है, एक ऐसी प्रभुता संपन्न शक्ति है जो इस तरह की किसी धातु के टुकड़े को या किसी धातु को सिक्के के रूप में प्राधिकृत कर सकती है, प्राधिकार दे सकती है। ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि दो बातें, फिर मैं बताता हूँ सिक्का की डेफिनेशन। सिक्का क्या है? सिक्का तत्समय धन के रूप में उपयोग में लाया जाने वाला एक धातु है जिसे क्या किया गया हो, जिसे राज्य या संपूर्ण प्रभुता संपन्न शक्ति के प्राधिकार से स्टाम्पित और प्रचालित किया जा रहा हो। ठीक है ना। तो स्टाम्पित और प्रचालित जो धातु है जिसे धन के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है, और किसने उसको किया है प्राधिकृत? राज्य या संपूर्ण प्रभुता संपन्न शक्ति ने उसको इसके लिए प्राधिकृत किया है। ऐसे धातु के टुकड़े को जो स्टाम्पित और मुद्रित है, स्टाम्पित और प्रचालित है, उसे हम सिक्का कहते हैं। ये होगी सिक्का की डेफिनेशन। ठीक है। ये भारतीय सिक्का नहीं, ये सिक्का बताया गया। अब भारतीय सिक्के की बात करूं तो भारतीय सिक्के का मतलब केवल डिफरेंस कितना आया? परिभाषा बताया कि भारत सरकार के प्राधिकार के द्वारा जो धन के रूप में, भारत सरकार के प्राधिकार के द्वारा जो धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए स्टाम्पित और प्रचालित धातु। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। वहां क्या बताया? राज्य प्रभुता संपन्न शक्ति। यहां क्या बता दिया उसकी जगह पे भारतीय सिक्के में? भारत सरकार। तो भारत सरकार ने के प्राधिकार से कोई धन के रूप में स्टाम्पित और प्रचालित कोई धातु है, उसको भारतीय सिक्का कहा गया है। इस प्रकार स्टाम्पित और प्रचालित धातु इस अध्याय के अंतर्गत तब तक भारतीय सिक्का बनी रहेगी जब तक कि वो अस्तित्व में रहेगी। इसका मतलब ये कि फिर चाहे धन के रूप में उपयोग में ना आती हो, इस अध्याय के अंतर्गत उसका चाहे धन के रूप में उपयोग में लाया जाना बंद हो गया है, लेकिन फिर भी वो भारतीय सिक्के में मानी जाएगी अगर वो भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन स्टाम्पित और प्रचालित धातु है तो। ठीक है। तो इस तरह से भारतीय सिक्के को बताया गया। ठीक है, मैं फिर से भारतीय सिक्के के बारे में आपको बताता हूँ। भारत सरकार के प्राधिकार से किसी धातु को स्टाम्पित और प्रचालित किया गया हो, ठीक है, और जो धन के लिए उपयोग में लाई जाती हो, उसे भारतीय सिक्का कहा गया है। और बाद में एक आ गया दूसरे पैराग्राफ में कि अभी भले ही उसका प्रचालन बंद हो गया है, भले उसका प्रचलन और उपयोग अभी बंद हो गया है, लेकिन उसके बाद भी वो सिक्का इस अध्याय के अंतर्गत भारतीय सिक्के में उसको हम मानेंगे, लाया जाएगा। ठीक है। अब ये तो हुई परिभाषाएं। परिभाषाओं को बहुत ज्यादा स्पष्ट किया है इसके उदाहरणों ने, एग्जाम्पल्स ने। तो एग्जाम्पल देखिए, इसमें पहला एग्जाम्पल है कौड़ियां सिक्के नहीं है। आप सब जानते हैं कौड़ियां कोई धातु नहीं है। पहली बात, कौड़ियों को भारत सरकार ने या फिर किसी राज्य प्रभुता संपन्न शक्ति ने उसको प्राधिकृत नहीं किया है कि वो धन के रूप में उपयोग में लाई जाए, इसलिए कौड़ियां सिक्के नहीं है। कभी रही होगी वो बात अलग है, ठीक है ना, लेकिन वो धातु नहीं है और ना ही किसी प्रभुता संपन्न शक्ति या फिर भारत सरकार के द्वारा स्टाम्पित और प्रचारित धातु है। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं अस्टाम्पित तांबे के टुकड़े
यद्यपि धन के रूप में कभी उपयोग में लाए जाते थे, सिक्के नहीं है, अस्टाम्पित। तो जरा उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट देखिए, धारा की क्या है, धातु होना चाहिए, स्टाम्पित तो प्रचालित होना चाहिए। तो जब स्टाम्पित ही नहीं है तो खत्म हो गई बात, क्योंकि इसमें और भी लगा है कि धन के रूप में उपयोग में लाई जाने वाली धातु हो और स्टाम्पित तो प्रचालित हो, जिसे कि इसी प्राधिकारवान व्यक्ति ने प्राधिकृत किया हो, प्राधिकार अथॉरिटी ने, पावर ने उसको प्राधिकृत किया हो। तो यह अस्टाम्पित धातु है लेकिन अस्टाम्पित है, इसलिए ये सिक्के में नहीं ली गई है, यद्यपि कभी धन के रूप में उपयोग में लाई जाती रही होगी फिर भी। तीसरा इसमें है कि जिस जिस सिक्के को कंपनी रुपये के रूप में कभी उपयोग में लाया जाता था, वो आज भी भारतीय सिक्का है। ये पॉजिटिव एग्जाम्पल है, भारतीय सिक्का है, ये बताया गया है। तो कंपनी ने कभी जिस सिक्के को, अब देखिए उसमें कंपनी उस समय प्रभुता संपन्न शक्ति थी जिसने उसको प्राधिकृत किया था धन के रूप में उपयोग में लाने के लिए, और वो धातु की बनी हुई है। दोनों बातें पूरी हो गई, इसलिए हमने तीसरे पॉइंट में जो कंपनी रुपया था, कंपनी रुपया माने ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो रुपया भारत में चलता था, उसको हमने सिक्के में माना, उसको सिक्का माना। तीसरी बात आती है पदक। कोई पदक है, पदक माने जो आपको मेडल मिलते हैं, वो मेडल्स हैं, तो मेडल को हम सिक्का नहीं मानते, ठीक है ना। ये आपका तीसरा एग्जाम्पल था, पदक सिक्का नहीं है क्योंकि वो धन के लिए उपयोग में नहीं लाए जाते। पदक सिक्का क्यों नहीं, पदक धातु है लेकिन, और वो स्टाम्पित भी मान लो चलो उसको, लेकिन वो धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए प्रचालित, तो स्टाम्पित तो नहीं किए गए कि पदक मेडल को आप बेच के और उससे पैसे कमाओगे, ऐसा तो नहीं किया गया, ठीक है ना, कि वो धन के रूप में चलता हो। तो ये 4 एग्जाम्पल हो गए। और जो इसका 5वां एग्जाम्पल है वो है फर्रुखाबाद रुपया। कभी फर्रुखाबाद रुपया चलता था जो धन के रूप में भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन पहले कभी उपयोग में लाया जाता था, ठीक है ना। यद्यपि इस प्रकार ये कह रहा है कि फर्रुखाबाद रुपया जो धन के रूप में भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन पहले कभी उपयोग में लाया जाता था, भारतीय सिक्का है, यद्यपि वो इस प्रकार अब उपयोग में नहीं लाया जाता है। ये बात हमने पहले ही बता दी, क्योंकि वो सिक्का है, धातु है, कभी उसको धन के रूप में उपयोग में लाया गया था, जो भी प्रभुता संपन्न शक्ति रही होगी उसने उसको उपयोग में लाया होगा, तो इसको क्या माना गया है, भारतीय सिक्का माना गया। चारों क्लियर हो गए। कौड़ियां सिक्के नहीं है, क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया। दूसरे नंबर पे कंपनी रुपया को सिक्का माना है। फिर पदक सिक्के नहीं है क्योंकि धन के रूप में उपयोग में नहीं लाए जाते। फर्रुखाबाद रुपया भले ही आज उपयोग में नहीं है, बंद हो गया उसका उपयोग, लेकिन फिर भी वो कभी धन के रूप में उपयोग में लाया जाता था, ठीक है ना। ऐसे ही आपका अस्टाम्पित कोई सिक्का है तो वो सिक्का नहीं है क्योंकि स्टाम्पित नहीं है। ठीक, क्लियर हुई बात। ये मेन धारा है जिसपे हमने सबसे ज्यादा ध्यान इसलिए दिया क्योंकि इस पे ये सारी बातें टिकी हुई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है 231 सिक्के के कूटकर्ण के बारे में बात करता है। कूटकर्ण इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको इन्होंने परिभाषा खंड में आईपीसी की धारा 28 में समझाया है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको अभी बता देता हूँ। जब हमने डेफिनेशन क्लॉज जब पढ़ेंगे, पहले पढ़ चुके हैं, मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें हमने ये बताया था कि किसी एक कूटकर्ण का मतलब क्या होता है, कोई एक चीज को दूसरे चीज के सदृश बना देना, लेकिन सदृश बनाना नहीं, इस आशय से बनाना कि किसी को प्रवंचित किया जाए, या संभाव्यतः हम जानते हो कि इससे किसी को प्रवंचित किया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ये 28 सेक्शन हो गया, इतनी सी बात 28 में 2 स्पष्टीकरण भी है। इसमें पहला स्पष्टीकरण में बताना यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, दूसरा भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन पहले में लिखा है कि जरूरी नहीं कि जो असली है उसी जैसा नकली बिल्कुल कॉपी हो जाए। अब इस बात को समझो, हमारा उद्देश्य यानी अभियुक्त का उद्देश्य, अभियुक्त का आशय इस समय पर कूटकर्ण करके केवल इतना सा है कि एक चीज को दूसरी चीज के सदृश बनाया जाए, ठीक है। इंटेंशन क्या है, इंटेंशन ये जिससे किसी को प्रवंचित किया जाए या संभावित है किसी को प्रवंचित किया जाएगा, ठीक है ना। ये सोचते हुए, प्रवंचित माने वो धोखे में आ जाएगा, बस हमारा इतना उद्देश्य है, बिल्कुल कॉपी कर दें ऐसा जरूरी नहीं है। ये कूटकर्ण में बताया गया। ये धारा आईपीसी के सेक्शन 28 में, जहां परिभाषा खंड हमारा चल रहा होता है, उसके बीच में एक धारा, ये धारा आई हुई है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सिक्के के कूटकर्ण के बारे में। सिक्का, तो सिक्के का कूटकर्ण बताया 231 में और भारतीय सिक्के का कूटकर्ण बताया गया 232 में। ओके, तो पहले 231 की बात करते हैं। ये कहते हैं सिक्के का कूटकर्ण करेगा जो कोई सिक्के का कूटकर्ण करेगा या कूटकर्ण की प्रक्रिया के किसी भाग को पूरा करेगा, ठीक है ना। जो कोई सिक्के का कूटकर्ण करेगा या कूटकर्ण की प्रक्रिया के किसी भाग को पूरा करेगा, अर्थात उस प्रक्रिया में भाग लेगा। तो 7 वर्ष
और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? कूटकर्ण में आपको समझा चुका हूं क्या होता है कूटकर्ण, या सिक्के कूटकर्ण की बात कर रहा है। 7 वर्ष का दंड और जुर्माना है। इसमें एक स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण में लिखा है कि जो व्यक्ति असली सिक्के को किसी भिन्न सिक्के के जैसा दिखलाई देने वाला इस आशय से बनाता है कि प्रवंचना की जाए या संभवतः प्रवंचित किया जाएगा। लगभग स्पष्टीकरण में उन्होंने कूटकर्ण की डेफिनेशन को ही बता दिया, जो आईपीसी की धारा 28 में मैंने आपको बताई दी हुई है। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं अपन 232 में। 232 में भारतीय सिक्के का कूटकर्ण। तो जब आपने सिक्का और भारतीय सिक्का पहले समझ ही लिया है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। जो कोई भारतीय सिक्के का कूटकर्ण करेगा या ये जानते हुए कि भारतीय सिक्के के कूटकर्ण की प्रक्रिया में या भारतीय सिक्के कूटकर्ण की प्रक्रिया में भाग लेगा, ठीक है ना, या उसके किसी भाग को पूरा अर्थात किसी भाग को पूरा करेगा, तो सजा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब भारतीय सिक्का तो प्रचलन में है। इसलिए उन्होंने आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के किसी भांति के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आता है सेक्शन 233। 233 सेक्शन पढ़ोगे, फिर 234 पढ़ोगे, बिल्कुल सेम है। 233 सिक्के कूटकर्ण के लिए उपकरण बनाने और बेचने की बात करती है, और 234 सिक्के के कूटकर्ण के लिए भारतीय सिक्के कूटकर्ण के लिए उपकरण बनाना और बेचने की बात करती है। तो पहले अपन बात करते हैं 233 की। 233 में लिखा है जो कोई डाई, इसमें एक वर्ड यूज किया गया डाई। डाई अक्सर लोग उसको डाई को अगर इंग्लिश में नहीं देखेंगे तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। डाई में इंग्लिश में स्पेलिंग दी है DIE, DIE डाई है ये, ठीक है ना। ये वो इंक वाला डाई नहीं है। तो यहां पहले ये बात क्लियर करो कि जो डाई है उसका मतलब होता है कि उसको जिसको बना रहा है, जो शेप दे रहा है, उसको शेप देना, उसको वैसा बनाना, माने उसका मुद्रण करना। एक तरह से डाई का मतलब मुद्रण करना। मुद्रण करना मतलब वो सिक्के को उस शेप में लाना, ठीक है ना। तो जो कोई डाई या उपकरण को सिक्के के कूटकर्ण, डाई माने जिससे सिक्के को वो शेप देगा, ऐसी एक मशीन है उसके पास, या ऐसा कोई ऐसी उपकरण है जिससे वो सिक्के का मुद्रण करने वाला है ना, या उस सिक्के का क्या बताया मैंने आपको, डाई या उपकरण को सिक्के के कूटकर्ण में उपयोग में लाने के प्रयोजनार्थ, पहली बात होगी उपयोग के में लाने के प्रयोजनार्थ, या जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि वह सिक्के के कूटकर्ण में उपयोग में लाया जाएगा। क्या करता है? 4 बातें: बनाएगा, सुधारेगा, बनाने या सुधारने की प्रक्रिया के किसी भाग को पूरा करेगा, खरीदेगा, बेचेगा, व्ययनित करेगा। 5 बातें: बनाएगा, सुधारेगा, बनाने सुधारने की किसी प्रक्रिया का कोई भाग पूरा करेगा, खरीदेगा, बेचेगा, व्ययनित करेगा। किसको? उपकरण को, या फिर जिससे मुद्रण कर रहा है उस चीज को, ठीक है ना। तो क्या होगा? ये सिक्के की बात पढ़ रहे हैं, इसलिए 3 वर्ष तक का किसी भांति का कारावास या और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, और लिखा है दोनों से दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष का किसी भांति कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ओके, अब यही पूरी की पूरी बात भारतीय सिक्के के लिए पढ़नी है हमें। तो भारतीय सिक्के के कूटकर्ण के लिए उपकरण बनाना और बेचना, ओके, इसके लिए क्या कर रहा है? जो कोई डाई माने वही मुद्रण वाली मशीन है, जिसे मुद्रण दे रहा है, उसको शेप और साइज दे रहा है वैसा, या उपकरण को सिक्के के कूटकर्ण के उपयोग में लाए जाने के लिए के प्रयोजनार्थ या जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि वो इस तरह से उसका उपयोग किए जाने के लिए आशित है, उसके किसी भाग उसका कोई भाग पूरा करेगा, उसमें क्या काम करेगा? या तो उसको खरीदेगा, बेचेगा, व्ययनित करेगा, या फिर सुधारेगा, बनाएगा, सुधारने बनाने किसी प्रक्रिया का कोई भाग पूरा करेगा। वही सारी बातें पूरी पुरानी वाली, केवल अंतर कितना आ गया? सिक्का और भारतीय सिक्के की हम बात कर रहे हैं। तो सजा का प्रावधान बढ़ गया। 7 वर्ष का किसी भांति कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह सेक्शन हो गया 234। अब हम बात कर रहे हैं 235, जो आखिरी सेक्शन है। आखिरी सेक्शन में सिक्के के कूटकर्ण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजनार्थ, टाइटल में ही बहुत सारी बातें देती और टाइटल ही कंप्लीट है। कहता है कि सिक्के के कूटकर्ण के लिए उपकरण या सामग्री को क्या कर रहा है? कब्जे में रख रहा है। लेकिन उद्देश्य क्या है? कि उसका प्रयोजन, उसे उपयोग में लाने के प्रयोजनार्थ कब्जे में रख रहा है कि मैं उसे उपयोग में लाऊंगा। देखिए, प्रयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसलिए प्रयोजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो उपकरण और सामग्री रख रहा है
उसका प्रयोजन माने उसका इंटेंशन ये है कि मैं इसे क्या करूंगा, सिक्के के कूटकरण के लिए उपयोग में लाऊंगा। ठीक है ना। अब ये काम वो कैसे करता है, जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए, कूटकरण के प्रयोजनार्थ। ठीक है, कब्जे में रखेगा उपकरण को या सामग्री को। तो अगर सिक्का है, तो हम सिक्के की बात कर रहे हैं अभी, अगर सिक्का है तो 3 वर्ष तक का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर यह भारतीय सिक्का है और उसे उसका भी इसी तरह से कूटकरण में, भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए जो उपकरण और सामग्री है वो कब्जे में मिलती है, तो उसके लिए पनिशमेंट 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। इस तरह से सेक्शन 230 से लेकर 235 तक ये सारी बातें पूरी हुई। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं क्लियर करूंगा। सेक्शन वाइज आप हर वीडियो के हिसाब से अगर कमेंट करेंगे तो मुझे समझाने में आसानी रहेगी। मैं उसे कहीं ना कहीं किसी डाउट वाले में वीडियो में या फिर समझाते समझाते आपको दूसरे वीडियो में उसको समझाऊंगा।